हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोर्सेज के रिगार्डिंग। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो पेपर 1 के लिए आपके CAPFAC एग्जामिनेशन के लिए CAPFAC 2025 एग्जामिनेशन को ये वीडियो टारगेट कर रहा है, बट आगे के भी CAPF एग्जामिनेशन के लिए यूज़फुल होगा। इवन CDS के लिए भी इम्पॉर्टेंट ही है बिकॉज ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट मेन टारगेट हमारा CAPF है और CAPF के पॉइंट ऑफ व्यू पे ये वीडियो बनाई गई है। अब बात करते हैं सोर्सेस, ये वीडियो क्यों है, क्योंकि सिर्फ मैं इस वीडियो में बुक लिस्ट की बात नहीं करूंगा। देखिए, बुक लिस्ट की वीडियो तो कहीं भी मिल सकती है, कोई भी आपको बता सकता है और 90% आपको भी पता होगी। तो मैं भी आपको बुक लिस्ट तो बताऊंगा ही, क्या एग्जैक्ट सोर्सेस फॉलो करने चाहिए। बट क्या बुक लिस्ट इनफ है या आपको ही पता होगा। मैं तो पर्सनली अब पहले तो कम थे, लेकिन अब तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने बुक लिस्ट को, जो भी सोर्सेज है NCERT हो गई या स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, उनको मल्टीपल टाइम्स कर रखा है, फिर भी वो एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो रियली एफर्ट्स डाल रहे हैं। उनका 5 मार्क्स से, 2 मार्क्स से, 4 मार्क्स से, 10 मार्क्स से, 15 मार्क्स से रह जाता है पेपर 1 ही। और अभी तो आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर नहीं करना, कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी आगे जाना है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स को भी मैं जानता हूँ जो कट ऑफ तो क्लियर कर लेते हैं, बट जब फाइनल मेरिट की बात आती है तो वहाँ इन नहीं हो पाते, बिकॉज उसमें भी एक सिग्निफिकेंट जंप चाहिए। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ 118 गया है, आप 120 ला रहे हैं तो वो इनफ है, आपको 150 क्रॉस लाने की ज़रूरत है। तो इस कारण से सिर्फ बुक लिस्ट नहीं, बुक लिस्ट के अलावा भी क्या करना है, ठीक है, उन पे हम इसमें बात करेंगे। इसके अलावा क्या NCERTs इनफ हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या NCERT इनफ हैं स्पेसिफिकली 2024 एग्जामिनेशन को देखते हुए, तो उस पर हम बात करेंगे। और आजकल जो अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्पेसिफिकली आप देखेंगे CAPFAC 2024 एग्जामिनेशन में या 2023 में भी थे। 2023 में संख्याएं कम थी, इस बार थोड़ी ज़्यादा थी। और एक हिस्ट्री, जिसकी अगर आप देखेंगे हिस्ट्री को बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझना है कि पहले क्या था। हिस्ट्री के क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे नंबर बढ़ रही है, ठीक है, और उसका कोई स्टैंडर्ड सोर्स नहीं है कि ये एक बुक कर लेते हैं यहाँ से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, वैसा भी नहीं है। तो फिर हमें हिस्ट्री में क्या करना चाहिए, क्योंकि अब वैसा भी हम नहीं कह सकते कि हाँ हिस्ट्री को छोड़ के चले जाते हैं, बिकॉज क्वेश्चन की संख्या बढ़ रही है। तो उसको किस तरह से करना है वो भी हम देखेंगे। तो सिर्फ ये बुक लिस्ट की वीडियो नहीं होगी, डेफिनेटली हम बुक लिस्ट की बात करेंगे। पूरा मैं लेके आया हूँ तो वहाँ पर हम बात करेंगे, बट उससे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे मैं बात करूँगा, ठीक है। सो सर्टेन थिंग्स, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो माय नेम इज़ अभिषेक कुमार, ठीक है, एंड आई हैव क्लियर्ड CAPFAC 2021 एग्जामिनेशन 2-3। इसके अलावा CDS यहाँ पे 150 प्लस मार्क्स, देन CDS विद 150 प्लस मार्क्स, देन FCAT विद 200 प्लस मार्क्स मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो ये सारी एग्ज़ाम्स हैं। ये इसलिए बताना पड़ता है, आप देखेंगे ज़्यादातर वीडियो में मैं नहीं बताता हूँ, स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट की वीडियो में बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर मैं ऐसे बताऊँगा तो आप बोलेंगे पता नहीं क्या बता रहे हैं, ये सारी चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी हाँ, ये हमारा ऐप है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको फ्री कोर्सेज और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो सिंपली आपको जाना है और सर्च करना है इनक्रेडिबल अभिषेक गूगल प्ले स्टोर पे, और जिन्होंने डाउनलोड कर रखा है थोड़ी बहुत रेटिंग्स दे सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने के लिए मिलती है। दिस इज़ नॉट अ कोर्स, दिस इज़ अ ट्रायल कोर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब थोड़ा सा बुक लिस्ट पे आएंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप तो बुक लिस्ट है, नो डाउट, ठीक है, बुक लिस्ट है। बट इसके अलावा क्या, ठीक है, बुक लिस्ट तो है, लेकिन इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए PYQs। देखिए, अगर हम PYQs की बात करें तो PYQs आर द गाइडिंग लाइट, नो डाउट अबाउट इट। PYQs से आपको पता चलता है कौन सा सब्जेक्ट को कितना डेप्थ में करना है, और स्पेसिफिकली जो सोर्सेज की भी हम बात करते हैं। जैसे आज इस वीडियो में मैं भी आपको सोर्सेज ला रहा हूँ, वो कहाँ से ला पा रहा हूँ, 2024 के पेपर के सोर्सेज को देख के, 2023 के पेपर के सोर्सेज को देख के, 2022 के पेपर के सोर्सेज को देख के, उसके बेसिस पे ही मैं बुक लिस्ट बता पा रहा हूँ। तो इस कारण से PYQs आर दी गाइडिंग लाइट, वो आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट में क्या सोर्स फॉलो करना है, कितना डेप्थ में जाना है, ये सारी चीज़ें। दूसरा आपको बेनिफिट क्या मिलता है PYQs से, कि आपको क्वेश्चन का नेचर पता चल जाता है कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, तो आप उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप नेग्लेक्ट करते हैं, इसके अलावा चीज़ें सबको ही कर रहा है, ठीक है। PYQs भी बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जो सोर्सेज हैं वो भी फॉलो कर रहे हैं, या फिर उसके प्रैक्टिस करने से उसके नेचर को भी बहुत हद तक
टैकल कर पा रहे हैं। बट थर्ड थिंग जो लोग मिस कर रहे हैं कि अगर अभी के अनुसार आप देखेंगे तो जब हम PYQs को सॉल्व करते हैं या कोई भी पेपर को देखते हैं तो हर सब्जेक्ट में देयर आर सर्टेन अनऑर्थोडॉक्स एरिया जहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो उन एरियाज़ को हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली ये चीज़ वैलिड है हिस्ट्री के लिए। अगर आप देखेंगे कि कोई टॉपिक पूछा गया है, कोई ऑप्शन में कोई नाम मेंशन्ड है, तो उस पर थोड़ा सा आपको काम करना होगा। अगर ये आप काम करेंगे, मैं इसलिए ये चीज़ आज बता रहा हूँ बिकॉज आज से आपके पास 10-12 महीने हैं, तो अगर आपसे आप थोड़ा करेंगे तो वो आपको एट दी एंड काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस कारण से जो है वो आप ये काम कीजिए, यानी कि PYQ के थ्रू आपको इनरिचमेंट पे काम करना है, कंटेंट इनरिचमेंट पे। ठीक है, यानी वैल्यू एडिशन। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे आपको काम करना है। ये थर्ड थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप टू द पॉइंट तैयारी कर पाएंगे और वो काफ़ी इफेक्टिव तैयारी हो पाएगी। तो ये है रोल आपका PYQ का। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे, एक एक करके हम सब पे बात करेंगे। एक मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पर लिखा है सिन नोटबुक। ठीक है, इंग्लिश में लिख दिया थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। इसका असली में नाम है पाप की नोटबुक। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं बैक टू बैक, तो उसका अगर मैं 1-2 रीजंस बताऊं, एक तो चलिए ठीक है कंसिस्टेंसी एक है चीज़, बट इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बुक लिस्ट और ये सारी चीज़ें तो सबको पता है, बट एक जो इंपॉर्टेंट चीज़, तो पहली चीज़ है कि क्वेश्चंस काफ़ी सारे प्रैक्टिस किए हैं, स्पेसिफिकली 2021 अटेम्प्ट के लिए काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, तो जिस कारण से थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत MCQ एप्टीट्यूड डेवलप हो चुकी है, जिस कारण से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनसे रिलेटेड बहुत कम लिटिल नॉलेज होती है बट वो सही हो जाता है। तो उसके लिए एक MCQ एप्टीट्यूड डेवलप करनी पड़ती है, तो उसके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। और दूसरा है आपका ये सिन नोटबुक। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन सकता है, ठीक है, और ये कोई बना के नहीं दे सकता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ वीकनेस, क्योंकि बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझना है कि हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और बार बार उसको मोनोटोनसली रिवाइज़ करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, हम रिवाइज़ तो कर रहे होते हैं, एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है कि हम रिवाइज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने वीक एरियाज़ को फिक्स नहीं कर रहे होते हैं। तो हमें अपने वीक एरियाज़ को फिक्स करना होता है। तो वीक एरियाज़ को फिक्स करने में ये काफ़ी मदद करता है। इसको मैं समझाऊंगा किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। सपोज दैट मैं आपको हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल देता हूँ कि आपके एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, रियल एग्जाम में आपके 125 आते हैं। अब कुछ लोग कमेंट कर सकते हैं कि इनको क्वेश्चन ही नहीं पता कि 125 आते हैं। मैं ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी बंदा नॉर्मल थोड़ी बहुत भी चीज़ें जानता है तो वो 30-35 क्वेश्चन वो इजीली कर लेता है। किसी भी एग्जामिनेशन के इतने क्वेश्चंस तो बेसिक रहते ही रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 30 to 35 क्वेश्चन जो आगे के क्वेश्चन होते हैं वो आपके सिन नोटबुक से सॉल्व होते हैं। ये सच्चाई है। अब सिन नोटबुक ऐसा होता क्या है, सिन नोटबुक में कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है, आप पूरी जर्नी में आप PYQ सॉल्व करते हैं, आप काफ़ी सारे MCQ सॉल्व करते हैं और उसके बेसिस पर आप लगातार जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल रही होती है वो आप इसमें नोट कर रहे होते हैं और जो चीज़ें आपने गलत कर रखी हैं वो आप नोट कर रहे होते हैं। तो लास्ट में अगर फॉर एग्जांपल ये 200 या 300 पेजेस की अगर नोटबुक ये बन जाती है लेट्स से 1 साल के एंड में, तो ये नोटबुक अल्टीमेट नोटबुक हो जाती है, बिकॉज इसमें सिर्फ वही चीज़ें हैं जो आपने अपने प्रिपरेशन के फेज़ में गलतियाँ की थी या जो आपके वीक एरियाज़ हैं, और इसको आप हर 1 वीक पे, 15 डेज़ पे, 1 मंथ पे रिवाइज करते रहते हैं तो आपकी वीक एरियाज लगातार फिक्स होती चली जाती हैं। और PYQ के बेसिस पर अगर आप कंटेंट इसमें इनरिच कर रहे होते हैं तो वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। तो ये अल्टीमेट नोटबुक होती है जो किसी के प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करती है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि CAPF के प्रिपरेशन में, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, अगर इस तरह का आप एक नोटबुक बना लेते हैं, आप इसको टेस्ट सीरीज़ नोटबुक भी कह सकते हैं, जहाँ पे आप टेस्ट सीरीज़ से जो चीज़ें सीख रहे हैं वो आप यहाँ पर इंक्लूड करते चले जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा भी है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल पॉलिटी की ही मैं बात करूँगा तो मैंने हमेशा ये वीडियो में बताया है कि पॉलिटी में मैंने लक्ष्मीकांत कभी नहीं पढ़ी, मैं जस्ट एक ओनली IAS की उड़ान नोटबुक है, नोट्स हैं वो मैंने पढ़ी है, बट वो उड़ान नोट्स जो हैं वो सभी के लिए दूसरी होगी, बट मेरी कंप्लीटली डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने प्रिपरेशन के फेज़ में लेट से अगर 2000-3000 पॉलिटी के क्वेश्चंस अगर सॉल्व किए होंगे तो उसमें से जितनी चीज़ें मैंने सीखी थी वो सारी मैंने उसमें ऊपर नीचे साइड में पेज ऐड करके ऐसे करके ऐड कर दिए, तो इस कारण से वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव एंड एग्जॉस्टिव बन जाती है। तो सेम चीज़ आपको भी करनी है अपने नोट्स में, जो भी आप नोट्स फॉलो कर रहे हैं उसको इस तरह से इनरेज करना है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखिए बुक लिस्ट तो मैं भी बताऊँगा,
आपको भी थोड़ी बहुत पता होगी, बट बुक लिस्ट अल्टीमेट नहीं डिफरेंस लाता है। अगर आप देखेंगे कि एक बंदा क्लियर करता है एग्जाम बहुत ही मिनिमल एफर्ट्स के साथ और एक नहीं क्लियर करता लेकिन सेम दोनों बुक पढ़ रहे हैं, तो रीज़न यही है कि इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लोग करते हैं और आप सिर्फ वो NCERTs को बार बार रिवाइज कर रहे होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, अपने वीक एरियाज़ को फिक्स नहीं कर रहे होते हैं। जो PYQs में नए टॉपिक्स पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को, अब जैसे पोर्टलाइजेशन पूछा गया है पहले ही, तो आप वो टॉपिक जैसे आपको दिखा थोड़ा सा उस पर रिसर्च करके आप वो नोट्स बना लेते तो 2024 का क्वेश्चन बन जाता। तो इस तरह की चीज़ें हैं छोटी छोटी, वो करनी होती हैं। और जो आपके स्टैंडर्ड हैं उसके अलावा भी जो अनऑर्थोडॉक्स एरिया, अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा सा उससे रिलेटेड नोट्स बना लीजिए। हर 1-2 साल के गैप में 1-2 सवाल वहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो वो एरियाज़ को आप फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से सिर्फ ये नहीं कि साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी इसी पे काम करना है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया कि किस तरह से आपको चीज़ें करनी है। PYQs, देन जो मैं सोर्सेज बताऊंगा यानी जो बुक्स बताऊंगा वो करने हैं, और फिर आपको MCQ सॉल्व करने जितने हो सकते हैं। और इसके बेसिस पे जो वीक एरियाज आपको आइडेंटिफाई होते हैं उसमें आपको अपने जो नोट्स हैं उसको फिर से उसी के अकॉर्डिंग रिवाइज करने हैं और अपनी सीन नोटबुक में चीज़ों को नोट करते चलना है, ठीक है। अब सीन नोटबुक में ये भी बेनिफिट होता है कि जैसे मैपिंग ये सब की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमने कहीं सुन लिया, प्लेसेस इन न्यूज़, ये सब, तो उसमें आप नोट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अल्टीमेट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम आ जाते हैं मेन जो आप जिसके लिए ये वीडियो देखने आए हैं वो है बुक लिस्ट, ठीक है। तो बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। पहला एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि क्या NCERTs इनफ है, आंसर इज़ येस, इनफ है। हाँ, कुछ कुछ जगह पे थोड़ी सी वैलिडेशन करनी पड़ेगी जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन NCERT कब इनफ होगी, जब आप एप्लीकेशन पे काम करेंगे तब। पेपर 1 या पेपर 2, अल्टीमेटली आपको एग्जाम में जाके MCQ सॉल्व करना है, अल्टीमेटली पेपर 2 में जाके आपको आंसर लिखना है, तो आप उस पर काम कीजिए ज़्यादा, ठीक है। नो डाउट पेपर 2 में भी कंटेंट आपका बेस है, पेपर 1 में भी नॉलेज आपका बेस है, लेकिन अगर नॉलेज है आपके पास लेकिन उसकी एप्लीकेशन नहीं आती तो दिक्कत है। तो इस कारण से आपको उस पर काम करना होगा, MCQ एप्टीट्यूड डेवलप करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे मैंने ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी रखा है। भले ही पॉलिटी के क्वेश्चंस कम आ रहे हैं बट ये तीनों आपको अच्छे से करने चाहिए, बिकॉज ये तीन एक ऐसे एरिया हैं जो आज भी मैं मानता हूँ कि ये आपको एग्ज़ाम में धोखा नहीं देते हैं। हाँ ठीक है, पॉलिटी में 1-2 फैक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ये आपको धोखा नहीं दे सकते। इस कारण से इन पे आपको अच्छी कमांड करने की ज़रूरत है। इस बार भी देखेंगे तो एक ज्योग्राफी एक ऐसा सेगमेंट था जिसमें थोड़ी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी है तो आपको ये एग्ज़ाम में धोखा नहीं देता। तो अगर हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की, तो सबसे पहले तो आपको 6th, 7th, 8th, 10th ये चारों बुक को आपको अच्छे से करना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे एक बार में आपको अच्छे से इसको कर लेना है। इसके बाद मैंने अपने मेंटरशिप सेशन में बताया था एक बेसिक इसके फैक्ट्स के नोट्स बना लें, उसके बाद इसको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फैक्ट्स के नोट्स बनाने हैं, यही इंपॉर्टेंट है। अब मान लेते हैं आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप फैक्ट्स के नोट, तो वो फिर कुछ टाइम बाद एग्जाम आपका 10 महीने बाद है, आपको तो फैक्ट वो ध्यान ही नहीं रहेगा और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वहाँ से, फिर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आप आके बताएंगे कि सर मैंने ये 6 to 12 पढ़ रखी थी। तो गलतियाँ कहाँ हैं ये समझिए। अगर फैक्ट्स के क्वेश्चन वहाँ से बन जाते हैं और आपको फैक्ट्स पता ही नहीं है तो फिर दिक्कत है। सेम आपने PYQ सॉल्व किया, अब PYQ सॉल्व किया तो आपने देखा कि 6th की जो आपकी बुक है जिसमें आपके सोलेस्टाइज ये सब दिए गए हैं तो उससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उसको, क्योंकि 6th में उतने अच्छे से नहीं दिए गए या बुक में है तो हो सकता है आप समझ नहीं पा रहे होंगे, थोड़ा सा उससे रिलेटेड वीडियो देख लीजिए और थोड़ा बहुत कहीं पे नोट कर लीजिए। तो इस चीज़ को समझना है कि जहाँ से जिस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर नोट्स रहने चाहिए। तो यहाँ से आप फैक्ट्स नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट 9th, 11th, 12th ये टोटल 5 बुक हैं आपकी, 9th की एक होगी, 9th को मिस नहीं करना। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में देखा है कि लोग 9th को लाइक इसी में ऐड करके बता देते हैं। 9th की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए करना है उसको। बहुत बार क्वेश्चन आया, नामचा बार बार यू टर्न करता है, तो आप बोलेंगे 11th में ये दिया, वो नहीं हुआ है, 9th में दिया हुआ है वो स्पेसिफिकली कि नामचा बार बार यू टर्न करता है, सॉरी ब्रह्मपुत्रा यू टर्न करता है नामचा बार बार से, तो ये चीज़ 9th में दी गई है और आप बोलेंगे कि ब्रह्मपुत्रा वाले 11th में नहीं दिया गया, तो आप सही जगह से सही चीज़ पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा वो चीज़। तो इसलिए 9th, 11th, 12th इसकी जो टोटल 5 बुक है वो आपको करनी है। इसके बाद मैपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CAPF के लिए मैं हमेशा कहता हूँ वर्ल्ड मैपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और CDS के लिए इंडियन मैपिंग, ये आप चेक कर सकते हैं। इंडियन मैपिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं CDS में, और वर्ल्ड वाली आपकी CAPF में आती है, तो इस कारण से मैपिंग करना है। मैपिंग के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल एक एटलस ले लीजिए और वहाँ से आप मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारी यूट्यूब पे आपको सीरीज़ देखने के लिए मिल जाएंगी, वो भी काफ़ी यूज़फुल रहती हैं, ठीक है। इसके बाद अब आ जाते हैं साइंस में। तो देखिए साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 9th, 10th तो नो डाउट आपको करना ही है, ये आपको ही पता होगा कि 9th एंड 10th को तो बहुत अच्छे से आपको करना है।
इससे तो आप मान के चलिए 80% ऑफ द क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन आपको 11th एंड 12th भी थोड़ा सेलेक्टिव करना होगा। कुछ कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं वो करने होंगे और कुछ कुछ टेबल्स हैं वो भी आपको करने होंगे। देखिए कम क्वेश्चंस बनते हैं बट क्वेश्चंस अब बन रहे हैं, तो इस कारण से थोड़ा कर सकते हैं। और ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि 10 to 12 मंथ्स के लिए बना रहा हूँ। तो इस कारण से अगर 10 to 12 मंथ्स के लिए मैं बना रहा हूँ तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीज़ें बताऊँगा। तो इस कारण से 11th एंड 12th की सेलेक्टिव आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी कंपाइल करके कुछ आपको प्रोवाइड की जाए, तो वो मैं कर दूंगा आपको। और ये आपको वहीं पे एज डिफेंस ही जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। बाकी 6th 7th 8th जो है वो एक बार आप ऐसे वन टाइम ऐसे रीड कर सकते हैं, वो आपके लिए इनफ होगा। बाकी एक और मैं रिकमेंड करूंगा कि साइंस के लिए जो है वो आप एक लूसेंट भी कीजिए थोड़ा सा, ठीक है, बेसिक। क्योंकि क्या है आजकल आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल इन नेचर जो है वो पूछे जा रहे हैं, तो अगर आप लूसेंट कर लेते हैं तो थोड़ा आपके लिए यूज़फुल रह जाता है। इस साल भी देख लीजिए कुछ क्वेश्चन थे फैक्चुअल, तो फैक्चुअल एस्पेक्ट को कवर करने के लिए ये काफ़ी रेलिवेंट है। पॉलिटी में आ जाते हैं तो लक्ष्मिका नो डाउट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी एनसीईआरटी में मैं एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बोलूँगा कि आप कर लीजिए, थोड़ा सा देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। और इस साल तो नहीं है, और पहले अगर आप 2-3 साल पहले देखेंगे तो वहाँ से क्वेश्चंस भी आते थे, ठीक है। इधर कम आ रहे हैं तो हो सकता है 2025 एग्जाम में फिर से दोबारा आ जाए, तो इसीलिए हम पहले से बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे। और छोटी सी बुकें ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती है, और ये अगर आप पढ़ लेते हैं ना जो बेसिक आपके कॉन्स्टिट्यूशन के या बेसिक जो वैल्यूज़ दी गई हैं फेडरलिज्म ये वो, तो वो आपको उसका एसेंस समझ आ जाता है। तो फिर अगर आप लक्ष्मीकांत या कोई भी बुक पढ़ते हैं तो वो आपके लिए रेलिवेंट रहती है। इसके बाद हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीवाईक्यू के बेसिस पे आपको वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा करना है इसमें, ठीक है। नेचर ऑफ द क्वेश्चन को देख के देखिए, आर्टिकल से भी क्वेश्चंस अगर आप देखें तो इस बार आर्टिकल से क्वेश्चन आए थे, बट आपको सारे आर्टिकल्स नहीं करने हैं क्योंकि कितना ही कर लेंगे और एग्जाम में वो याद नहीं रहेगा। हाँ ये है जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, और जो आप पूछ लिए गए हैं पीवाईक्यू में उन पर अच्छा से काम कर लेना है। तो इसीलिए पीवाईक्यू के बेसिस पर वैल्यू एडिशन करना है। पीवाईक्यूज़ में अगर आप देखेंगे कुछ एरियाज ऐसे हैं जो लक्ष्मीकांत में नहीं कवर्ड है बट क्वेश्चंस वहाँ से बने हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि उसको आपको अपने सेम नोटबुक या जो भी आप बनाते हैं उसमें आपको उसको नोट्स कर लेना है, ठीक है। तो वो आपके लिए अल्टीमेटली हेल्पफुल रहेगी। हिस्ट्री में आ जाते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री मैंने आपको पहले ही बताया कि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज को अच्छे से करना है इसमें, और पीवाईक्यू के बेसिस पे जो भी चीज़ें मेंशन्ड है उस पर अच्छे से काम कीजिए, ठीक है। इसके अलावा थीम्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट आते हैं 100% यहाँ पे एक्यूरेसी रखी जा सकती है, इस कारण से आपको जो है वो थीम्स को अच्छे से करने की ज़रूरत है। तो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2, 3 ये तीनों को आप अच्छे से करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी नोट्स कर सकते हैं, ठीक है, एनी नोट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उड़ान की है तो आप भी उड़ान कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम से जो क्वेश्चंस होते हैं जिस तरह के आते हैं ऑलमोस्ट उड़ान से हो जाते हैं, थोड़ा बहुत एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं तो इस कारण से आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हाँ लूसेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हिस्ट्री में। आप माने या ना माने आप 23 का पेपर देख सकते हैं, 24 में तो फिर भी थोड़े कम थे, 23 में देखें या उससे पहले भी देखें 2-4 सवाल तो हर साल लूसेंट से बनते ही बनते हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री वाले भी जो क्वेश्चंस आते हैं जैसे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ये सब, वो भी अगर आप ऐड कर लें जैसे जो पिंक टेबल में दिए हुए हैं जैसे राधाकांत देव ये सब धर्म सभा, तो ये सारे सवाल आपको लूसेंट में भी मिल जाते हैं, तो वो इंक्लूड कर लेंगे तो 5-6। मैं सिर्फ यूनिक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो आपको बाकी सोर्सेज में नहीं मिलते, वैसे भी 3-4 सवाल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस कारण से लूसेंट यूज़फुल है। और बाकी लूसेंट से आपको एक और हेल्प मिल जाती है कि आप अगर उसको पढ़ रहे हैं तो जो चीज़ें आपने पढ़ रखी है वो रिवाइज भी एक बार हो जाती है जल्दी। एंशिएंट एंड मिडाइवल की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनमें देखिए मैंने बहुत सारे और लगाए हैं। तमिलनाडु बोर्ड की पढ़ सकते हैं, नहीं तो ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा आपकी है सतीश चंद्रा वो पढ़ सकते हैं, नहीं तो पूनम दलाल थैया या उपेंद्र सिंह के तो सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री की आती है तो वो, या कोई भी नोट्स, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो इनमें से कोई, लेकिन हाँ कोई एक ज़रूर करनी है क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इस कारण से आपको वो करना चाहिए। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर, बहुत सारे लोग जो हैं आर्ट एंड कल्चर को मिस करते हैं। आप एक बार मेरे कहने पे आप इस वीडियो के बाद जाकर उड़ान को डाउनलोड कीजिए और एक बार ना उड़ान को ग्लिम्स कीजिए, जो लिटरेचर वाला पोर्शन है ये सब आपको दिखेगा। हर 1-2 साल में आपको क्वेश्चन 2-3 तो देखने के लिए यहाँ से मिल ही जाते हैं, तो उन एरियाज़ को आप टैकल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने आर्ट एंड कल्चर कर रखा है तो फाइन आर्ट के एनसीईआरटी भी बहुत लोग करते हैं, बट आप उड़ान कर सकते हैं, अच्छी बुकलेट है उसमें, अच्छी कंपाइलेशन मिल जाती है लिटरेचर्स की, बुक्स की, ये सब पेंटिंग वेंटिंग की, तो इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो वो काफ़ी रेलिवेंट रहेगी, तो इस कारण से ये कर सकते हैं।
इकोनॉमिक्स के लिए देखिए एनसीईआरटी अब इनफ नहीं है। हाँ, आपने सोर्सेज वीडियो में देखी होगी कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनते हैं, नो डाउट बनते हैं, लेकिन अगर जिस तरह के नेचर ऑफ क्वेश्चंस, देखिए कुछ क्वेश्चंस तो ठीक है थे जो मान लेते हैं कि बन जाएंगे, कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए एनसीईआरटी आपका बेस बनेगा लेकिन उस पर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहाँ से आपको देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अब थोड़ा सा ना वो कॉन्सेप्चुअल इन नेचर जैसे सिविल्स में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि 11th की जो आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और 12th की जो दोनों बुक है वो आप एक बार ज़रूर करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें भी अगर आप उड़ान कर सकते हैं ओनली इसकी, मैं उड़ान एक रेफरेंस के लिए इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान उसे काफ़ी यूज़ किया था, काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे इस कारण से। बाकी आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको रेलिवेंट लगी है। तो इसमें आप देखेंगे ना जैसे इन्फ्लेशन ये सब वाले चैप्टर है जो एनसीईआरटी में नहीं है मेंशन्ड, तो इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आसानी से हो जाते हैं। WPI CPI इस तरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ईजिली हो जाते हैं और बहुत बल्कि बुकलेट्स नहीं है, इस कारण से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। हर बुकलेट 100 से 150 पेज के आसपास ही है, तो इस कारण से काफ़ी यूज़फुल हो जाती है। अब जैसे प्रिपरेशन के दौरान आप एनवायरनमेंट को पे बिल्कुल फोकस नहीं करते, एनवायरनमेंट पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एनवायरनमेंट में क्या है, सबसे पहले PYQ करना है। एनवायरनमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है PYQ, और PYQ के बेसिस पर जो आपको उड़ान है ओनली आईएएस की या कोई और उसमें सेलेक्टिव करना है, ठीक है। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए वो अल्टीमेटली काफ़ी यूज़फुल रह जाता है। तो इसीलिए आपको करना क्या है, सबसे पहले PYQ करना है देन उड़ान करना है, ठीक है, रिवर्स नहीं करना, क्योंकि उसमें अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए यूज़फुल नहीं है, ठीक है। आपके लिए नॉर्मल डेफिनेशंस यूज़फुल है, जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स कन्वेंशंस है वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ आपको उतना करना है। इसके बाद आ जाते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चंस जो आते हैं वो आप 80-90% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, और जितने आपने पढ़ रखे हैं वो आएंगे तो वो 100% आप सॉल्व करते हैं। और करंट अफेयर भी ऐसा है कि एक साल उन्होंने बीच में 22 में धोखा दिया था थोड़ा सा, क्योंकि थोड़े से वैसे क्वेश्चन पूछ लिए थे, बट आप देखेंगे 23 और 24 में नॉर्मली आए थे। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक साल के पेपर के बेसिस पर आप चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। 22 में डिफेंस के भी क्वेश्चन आए थे, जिसके बाद लोगों ने 23 में काफ़ी सारी डिफेंस ये सब कराया था। ये नहीं है कि डिफेंस करना नहीं है, थोड़ा करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, एक साल को देखते हुए, तो वो चीज़ है। तो इसमें सबसे पहले मैं विजन आईएएस रिकमेंड करूँगा। विजन आईएएस मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि देखिए पेपर 2 में तो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा, ये तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो विजन आईएएस से जो स्कीम्स वाले क्वेश्चन हो गए या फिर और भी आपके पेपर 1 से रिलेटेड जैसे कुछ एक्सरसाइजेज ये सब से रिलेटेड, या डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारे रहते हैं एस्पेक्ट, या पॉलिटी में भी बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जो न्यूज़ में हम जैसे पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर न्यूज़ में, तो वो सारी भी आप रिवाइज हो जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से विजन आईएएस को करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी एक मंथली मैगजीन, ठीक है, इसमें मैं देखा हूँ कि आप पूछते रहते हैं ये कर लें वो कर लें ये कर लें, आप मान के चलिए 80-90% जो है हर मैगजीन ने वो सारे एस्पेक्ट कवर कर रखे हैं। जो एक दो वो यूपीएससी बाहर से पूछ रहा है तो वो ऑलमोस्ट किसी में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 80-90% जो है सेम ही है। तो ऐसे ये नहीं करना कि ये कर रहे हैं फिर ये कर रहे हैं, नहीं, एक कोई भी स्टिक कर लीजिए थोड़ा बहुत देख के कि जो आपको अच्छा लग रहा है, और उस बेसिस पे उस पर स्टिक रहिए और आराम से 10-12 मंथ के कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम है इस कारण से। वैसे तो 6-8 महीने की इंपॉर्टेंट होती है। न्यूज़पेपर एक मैं इंपॉर्टेंट है जो पहले मैं नहीं रिकमेंड करता था, और ये मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के दौरान नहीं किया, बट ऐसा नहीं है कि जो मैंने नहीं किया वो आप ना करें। न्यूज़पेपर थोड़ा यूज़फुल है, ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, इस कारण से मैं थोड़ा यूज़फुल कह रहा हूँ। वैसे तो बहुत ही यूज़फुल है, बट जो टाइम थोड़ा लग जाता है उसमें। न्यूज़पेपर करने से क्या डेली आपका बिल्ड हो जाता है। जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ लेंगे, जो नहीं पढ़ सकते या टाइम ज़्यादा लग रहा है तो वो स्किप भी कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर से आपका पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, और पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से भी एडिटोरियल ये सब से काफ़ी आपकी पर्सपेक्टिव बिल्डिंग में मदद मिल जाती है। इसके बाद आपका आ गया मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे एनवायरनमेंट का केस है वैसे ही सबसे पहले PYQ करना है, क्योंकि मैथ्स में तो बहुत कुछ एडवांस मैथ भी है, ये सब क्या आपके एग्जाम में जितना आता है सिर्फ उतना करना है। तो सबसे पहले PYQs करेंगे, और PYQ के बेसिस पर आप कोई भी नॉर्मल अर्थमेटिक की बुक से कर लेंगे, और जो वहाँ पर दिक्कत आ रही है वहाँ पर आप यूट्यूब की हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले PYQs, देन कोई अर्थमेटिक की बुक, और फिर आपको यूट्यूब। अब इसमें जैसे मेंसुरेशन भी आती है तो वो आप ऐड करेंगे अपने साइड से। इस कारण से मैं कह रहा हूँ कि PYQ ये सब करना है। इसके बाद मैं एग्जैक्ट आपको बुक इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी क्वांट मेरी अच्छी है, तो इस कारण से मैंने उतना फॉलो नहीं किया था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या ये इनफ है, तो हाँ ये इनफ है अगर आप इसके साथ जो है वो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं, यानी MCQ एप्टीट्यूड भी डेवलप करते हैं। तो
MCQ एप्टीट्यूड डेवलप करते हैं, साथ साथ PYQ के बेसिस पर जो वैल्यू एडिशन रिक्वायर्ड है, अगर वो लगातार आप करते जाते हैं, और जो मैंने आपको बताया कि एक नोटबुक बना लीजिए इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो कर लेते हैं तो 100% ये इनफ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। ओवरऑल हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं। फिर भी अगर किसी तरह का आपको डाउट है तो आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। और बाकी ये आप देख सकते हैं, और ये हमारा ऐप है, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है एज डिफेंस, ठीक है, तो वो आप सर्च कर लीजिए एज डिफेंस और इससे ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।